नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, यानी कि कौन से राज्य से हम तेल निकालते हैं। पहला है असम, दूसरा है राजस्थान, बिहार और तमिलनाडु। आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से असम जो है, असम में हमारे तेल निकालने के कारखाने हैं। असम में डिगबोई, नाहरकटिया, ये कुछ फेमस जगह है जहाँ से हम तेल निकालते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ से हम तेल निकाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था, यानी कि कहाँ पे पहला न्यूक्लियर प्लांट लगा था। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कलपक्कम, दूसरा है राणा प्रताप सागर, तीसरा नरोरा और चौथा है तारापुर। ये सारे ही न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, पर इसमें से आपसे पहला पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर, जो कि मुंबई में है। थर्ड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा यानी कि ब्राउन डायमंड के नाम से जाना जाता है। पहला है लोहा, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है लिग्नाइट और चौथा है अभ्रक। तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा हीरा बोला जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है सौर, तीसरा है ताप, चौथा है पवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक के वितरण का विवरण दें, यानी इंडिया में कहाँ कहाँ पे अभ्रक मिलता है। भारत में अभ्रक मुख्यतः झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। ठीक है, ये तीन मेन स्टेट है जहाँ पे अभ्रक मिलता है। इसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में भी हमें अभ्रक मिलता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, झारखंड में उच्च गुणवत्ता वाला अभ्रक निचले हजारीबाग पठार की 150 किलोमीटर लंबी व 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जाता है, यानी कि जो हजारीबाग वाला एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभ्रक हमें मिलता है। सेकंड पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल निकलता है। मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था एक चीज़ आपको ट्रिक से याद करवाई थी, उन ट्रिक्स को अच्छे से याद कर लेना। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में ही पूछ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला है जहाँ पे अभ्रक मिलता है। उसके बाद तीसरा है राजस्थान। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 320 किलोमीटर लंबाई में जयपुर से भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है, यानी जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर वाला जो एरिया है, इस एरिया में राजस्थान से हमें अभ्रक मिलता है। अब कर्नाटक है फोर्थ पॉइंट में, तो कर्नाटक के मैसूर व हासन जिले में हमें अभ्रक मिलता है। फिफ्थ पॉइंट है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले में हमें क्या मिलता है, अभ्रक मिलता है। उसके बाद सिक्स पॉइंट है, महाराष्ट्र के रतनगिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया एवं बांकुरा जिलों में भी अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, आपको मेनली स्टेट जरूर याद रखने की महाराष्ट्र में मिलता है, पश्चिम बंगाल में मिलता है। ठीक है, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय ऊर्जा क्या है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखे। नाभिकीय ऊर्जा का मतलब है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि जो एटॉमिक एनर्जी होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय एनर्जी। भारत में अणुशक्ति उत्पन्न करने के लिए 1948 में अणुशक्ति आयोग स्थापित किया गया। ठीक है, 1948 में हमारा डिपार्टमेंट बना था एटॉमिक एनर्जी वाला। देश में 4 परमाणु बिजली घर हैं, यानी देश में 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमारी एटॉमिक रिसर्च होती है। अणुशक्ति यूरेनियम तथा थोरियम खनिजों के विघटन से उत्पन्न की जाती है। जो एटॉमिक पावर होती है वो यूरेनियम और थोरियम जो मटेरियल है उसको मिलाकर बनाई जाती है। ठीक है, उसका यूज़ करके हम एटॉमिक पावर को बना सकते हैं। अब हमें 4 नाम याद रखने हैं, मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाए थे। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उनको देख लो, वहाँ पे मैंने आपको ये चीज़ें ट्रिक से याद करवा रखी हैं। इसमें पहला देखो, तारापुर है महाराष्ट्र में। दूसरा है राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर है राजस्थान में, कोटा के पास में। थर्ड है हमारा कलपक्कम, वो है चेन्नई में। उसके बाद नरोरा है उत्तर प्रदेश में, बुलंदशहर के पास। ये मेन है कुछ 4 जहाँ पे हम क्या करते हैं, एटॉमिक रिसर्चेस करते हैं। उसके बाद ककरपारा गुजरात में है और कैगा कर्नाटक में है। ये सारे के सारे क्या हैं, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स हैं, नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र हैं। तो इनको आप अच्छे से याद रखना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एलोह धातुओं के नाम बताइए, उनके स्थानिक वितरण की विवेचना कीजिए। यानी कि जो आयरन से अलग मेटल होते हैं हमारे, उनके बारे में बताओ। और स्थानिक वितरण का मतलब होता है वो कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं उसके बारे में बताओ। तो इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा मटेरियल मिलता है। सबसे पहले बॉक्साइट की बात कर लो आप। बॉक्साइट में पहला पॉइंट है, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है।
ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे कौन सी चीज़ पैदा होती है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें ट्रिक से चैप्टर में याद करा रखी हैं, तो उनको अच्छे से आप याद कर लेना। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। आपको ये बात याद रखनी है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। अब उड़ीसा के कौन से एरिया है मेनली, कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पादन है। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। दो अन्य क्षेत्र जो उत्पादन को बढ़ा रहे हैं वे बोलनगिर और कोरापुट हैं, ये सारे उड़ीसा में ही हैं। दूसरा देखो, झारखंड की बात हो रही है। अब झारखंड में लोहारडागा जिले के पेटलैंड्स में इसके समृद्ध निक्षेप हैं, यानी कि झारखंड में लोहारडागा नाम की जो जगह है वहाँ पे भी हमें बॉक्साइट मिलता है। उसके अलावा गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन राज्यों में भी हमें बॉक्साइट मिलता है। थर्ड पॉइंट है, गुजरात के भावनगर और जामनगर में इसके प्रमुख निक्षेप हैं, यानी गुजरात में इन दो एरिया से भी हमें ये मटेरियल मिलता है। फोर्थ है, छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट निक्षेप अमरकंटक के पठार में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक नाम की जगह पे हमें बॉक्साइट मिलता है। फिफ्थ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कटनी, जबलपुर और बालाघाट में हमें बॉक्साइट मिलता है। सिक्स है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, ये एरिया वो हैं जहाँ पे हमें बॉक्साइट मिलता है। उसके अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु तथा गोवा भी ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हमें कुछ मात्रा में बॉक्साइट मिलता है। तो ये सारे एरिया हैं जहाँ से हमें बॉक्साइट मिलता है। उसके बाद देख लो, दूसरा है तांबा। देखो, आपको सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको जितना चैप्टर में पढ़ाया था ना उन चीज़ों को याद कर लेना, वो मोर देन इनफ आपके लिए। मैंने सारी ट्रिक्स बना रखी है, उन ट्रिक्स को याद कर लेना, फिर आप अपने आप इन चीज़ों को याद रख पाओगे। उन ट्रिक्स में आपके सारे नाम कवर हो जाते हैं, तो मेन वही नाम है, बस आप उनको अच्छे से याद कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि आप जो यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं आपके, आप इन सभी को करो, आप अच्छे से जो मैंने चैप्टर में पढ़ाए थे उनको याद कर लेना। और उन सारी चीज़ों के मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप बस अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक भी करते रहो। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखो, तांबा है कि देश में तांबा कहाँ कहाँ पे है। देश के तांबे का कुल भंडार 54 करोड़ टन है, यानी 54 करोड़ टन हम तांबा पैदा करते हैं अपने देश में। मुख्य रूप से ये भंडार झारखंड, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में है। राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा तांबा मिलता है। तांबे का उत्पादन 31 लाख टन है। मध्य प्रदेश में मलंजखंड, बालाघाट, राजस्थान में झुंझुनू, अलवर, खेतरी, झारखंड में सिंहभूम, ये कुछ एरिया हैं जहाँ से हमें तांबा मिलता है। अब देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी, वे सारी चीज़ें जो कि हम पुराने टाइम से यूज़ करते आते हैं वो होती हैं पारंपरिक, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो है पारंपरिक। और जो भी पारंपरिक हैं वो ख़त्म भी हो जाती हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम अगर हम यूज़ करते रहेंगे तो वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगी। पर अपारंपरिक वो चीज़ें होती हैं जो कि हमने नई खोजी हैं और वो ख़त्म नहीं होती मेनली, जैसे कि बिजली है। आप पानी से भी बिजली बना सकते हो, हवा से भी बिजली बना सकते हो, तो वो चीज़ क्या है, अपारंपरिक है, वो पहले नहीं होती थी, आजकल हम बिजली का यूज़ करने लगे हैं। ठीक है, तो वो रीन्यूएबल है, वो दोबारा से यूज़ की जा सकती है। ऐसे ही सोलर एनर्जी है। अब सूर्य की रोशनी जो है वो हमेशा रहेगी। ये सारे के सारी नई नई चीज़ें अपारंपरिक में आती हैं, तो अपारंपरिक का यूज़ हमें आजकल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये ना तो ख़त्म होते हैं कभी, ना ही ये पोल्यूशन फैलाते हैं, तो दोनों ही फ़ायदे हैं इसके। तो आजकल हम इस चीज़ की ओर बढ़ भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं और अपारंपरिक चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अब इसका आंसर देखो, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं, यानी ये सारी चीज़ें पुराने स्रोत हैं। जबकि सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, पवन यानी कि विंड एनर्जी, भूताप यानी कि ज़मीन के अंदर से जो थर्मल एनर्जी निकलती है वो, बायोगैस एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा यानी कि जो समुद्री किनारे पर जो पानी लगता है तो पानी से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो ये सारे के सारे हमारे अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखें, यानी कि भारत में तेल कहाँ कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। भारत में सबसे पहला कुआं असम में नहोरपोंग नामक स्थान पर सन 1857 में खोदा गया। यह कुआं 36 मीटर गहरा था। देखो, सबसे पहला कुआं असम में खोदा गया है, नहोरपोंग नाम की जगह पे। सन 1893 में असम में डिगबोई तेल शोधनशाला स्थापित की गई। इसको आप अच्छे से याद रखना कि असम में डिगबोई नाम की जगह है, वहाँ से हम बहुत सारा तेल निकालते हैं। स्वतंत्रता से पहले केवल असम राज्य से ही तेल प्राप्त होता था। अगर आपसे पूछें कि तेल निकालने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो उसका आंसर होगा असम। सन 1955 में
तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई, यानी एक कमीशन बनाया गया जो कि तेल और गैस वगैरह की देखरेख करता है। इस आयोग द्वारा देश के भीतरी तथा तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज का कार्य किया गया। ठीक है, इस कमीशन ने जहाँ जहाँ पर भी भारत में तेल निकल सकता है उन चीज़ों की खोज की। अब देखो तेल के भंडार है कहाँ कहाँ पे। भारत में तेल के भंडार टर्शरी युग की तलछटी चट्टानों में मिलते हैं, यानी कि जो हमारी अर्थ की फॉर्मेशन होती है अलग अलग टाइम पे, तो एक टर्शरी पीरियड था ना, तो उसमें जो भी चट्टान बनी है उस टाइम की चट्टानों में हमें मेनली तेल मिलता है। भारत में 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल मिलने की आशा है। ठीक है, इतना बड़ा एरिया है भारत में जहाँ से हमें तेल मिल सकता है। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 17 अरब टन तेल के भंडार हैं। ये भंडार असम, बम्बई हाई तथा गुजरात में स्थित है। ये 3 राज्य आप याद रखना, असम से, बम्बई से और गुजरात से हम तेल निकाल सकते हैं और निकालते भी हैं। देश में तेल की बढ़ती खपत को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये भंडार अधिक देर तक नहीं चलेंगे, इसलिए तेल के नए क्षेत्रों की खोज तथा संरक्षण आवश्यक है। भारत में जिस हिसाब से तेल यूज़ हो रहा है ना, उस हिसाब से हमारा प्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, नए नए क्षेत्र भी ढूंढने चाहिए और तेल को बचाना भी चाहिए। तो संरक्षण जरूरी है आज के टाइम पे। आप मेनली 3 राज्यों को याद रखना, असम, बम्बई और गुजरात। अब इनको ही देख लो एक एक करके। सबसे पहले है असम। असम राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में लखीमपुर जिले में हमें तेल पाया जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। इस राज्य में निम्नलिखित तेल क्षेत्र महत्वपूर्ण है। देखो डिगबोई सबसे इंपॉर्टेंट है, डिगबोई का आप अच्छे से याद रखना। पहला दिया है हमें डिगबोई क्षेत्र। यह असम प्रदेश में भारत का सबसे प्राचीन तथा अधिक तेल वाला क्षेत्र है। तो यह सबसे पुराना है भारत का और यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल भी मिलता है। यहाँ सन 1882 में तेल का उत्पादन आरंभ हुआ था, यानी कितने पुराने टाइम से हम यहाँ से तेल निकाल रहे हैं। 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 3 तेलकूप हैं। ठीक है, 21 वर्ग किलोमीटर का एरिया है टोटल ये, और इसमें 3 कुएँ खोद रखे हमने तेल के। डिगबोई में है एक बापापुंग में है और एक हुंसापुंग में है। ये तीनों ही डिगबोई के आसपास जगह हैं। तो डिगबोई, बापापुंग और हुंसापुंग ये जगह है जहाँ पे हमारे तेल के कुएँ हैं असम में। इस क्षेत्र में भारत का 30% खनिज तेल प्राप्त होता है और भारत का लगभग 30% तेल हम यहीं से प्राप्त करते हैं। तो असम में डिगबोई नाम की जगह बहुत फेमस है। बेशक आप बापापुंग और हुंसापुंग को याद मत रखना, पर डिगबोई को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद दूसरा देखो सुरमा घाटी। सुरमा वैली जो है ये भी हमारी कहाँ पे है, ये भी हमारी असम में ही है। आपको इसमें सिर्फ नाम याद रखने हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन आप बेशक याद मत रखना। इसमें जैसे सुरमा घाटी में लिखा हुआ है ना, इस क्षेत्र में बदरपुर, मसीमपुर, पथरिया नामक कूपों में घटिया किस्म का तेल थोड़ी मात्रा में पैदा किया जाता है। तो आपको ये बात याद नहीं रखनी, बस आपको ये याद रखना है अब कि कौन सी जगह है। तो दूसरी जगह है हमारी सुरमा घाटी। बाकी आगे की डेफिनेशन आप इसकी याद मत रखना। तीसरा हमारा एरिया है नाहरकटिया वाला। तो इसमें भी आपको सिर्फ नाम याद करना है कि नाहरकटिया भी असम में ही है। उसके बाद है हुग रीजन मोरान तेल क्षेत्र, यानी मोरान वाला एरिया। अगला नाम आपको मोरान याद रखना है। फिफ्थ है हमारा शिव सागर तेल क्षेत्र। तो ये वाला एरिया भी आपको याद रखना है। आपको सिर्फ ये 5 नाम याद रखने हैं कि असम में कौन कौन सी जगह से तेल निकलता है। उसके बाद देख लो गुजरात। गुजरात में देखो कहाँ कहाँ से, कैम्बे तथा कच्छ की खाड़ी के निकट अंकलेश्वर, ल्यूनेज, कलोल नामक स्थान पर तेल का उत्पादन आरंभ हो गया है। इस क्षेत्र से प्रतिवर्ष 30 लाख टन तेल प्राप्त होता है। आपको इसमें भी सिर्फ वो मेन नाम ही याद रखने हैं। आगे जो ये लाइन लिखी हुई है इसको आप बेशक याद मत रखना। अब तक जो नाम आए थे सिर्फ उन 3 नामों को आप याद रखना। आगे की ये सारी लाइन आप काट दे रहे हैं इसमें। अब देख लो तीसरा पॉइंट, अपतटीय तेल क्षेत्र, यानी कि समुद्री किनारे पर कौन कौन से एरिया है जहाँ से हमें तेल मिलता है। भारत के महाद्वीपीय निगमन तट के 200 मीटर गहरे पानी में लगभग 4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल मिलने की संभावना है। यानी समुद्री किनारे पर हमें बहुत सारी संभावनाएं दिखती हैं तेल को निकालने की। इसमें सबसे पहला और सबसे मेन एरिया है बम्बई हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमारा बहुत सारा तेल निकलता है। खाड़ी कच्छ के कम गहरे समुद्र में भी तेल मिल गया है। यह बम्बई हाई क्षेत्र में 19 फरवरी 1974 को सागर सम्राट नामक जहाज द्वारा की गई खुदाई के क्षेत्र में तेल मिला। ठीक है, ये आपको बता रहे हैं कि 1974 में जो सागर सम्राट नामक जहाज था उसने जब खुदाई की तो हमें इस एरिया से तेल मिला। इस क्षेत्र से 21 मई 1976 से तेल निकालना आरंभ हो गया। यहाँ से प्रतिवर्ष 150 लाख टन तेल निकालने का लक्ष्य है। यह क्षेत्र बम्बई के उत्तर पश्चिमी में 176 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है। ठीक है, आप इसका बस नाम याद रखना अच्छे से कि बम्बई हाई एरिया भी है जहाँ से हम तेल निकालते हैं। ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो कि हमें अच्छे से याद रखने हैं।
मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो आपको सारी चीज़ें ट्रिक से याद करवाई थी। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लो, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोस देखना। आप देखो मैंने आपको सब कुछ कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियोस को लाइक करो और कमेंट ज़रूर करो। आपका एक एक लाइक और एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हर बच्चे को वीडियो को लाइक करना है और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे पता है ये लाइन सुन सुनकर आप लोग बोर हो चुके हो और मैं भी कह कहकर पक चुका हूं, लेकिन आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से आपको पता है कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है। यहां पर कैमरामैन है, एडिटर्स और मैं हूं। तो प्लीज यार कर दो, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ये मत सोचना कि कोई और करेगा, वो भी ये सोचते हो निकल जाते हैं। तो प्लीज अभी कर दीजिए, कर दो प्लीज।